1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसी आंधी थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक विद्रोह की कहानी को शुरू से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर 1857 था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ गुस्साए हुए सिपाहियों का विद्रोह था, जैसा कि अंग्रेज कहते थे, या फिर ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हुई। ये तो बरसों से सुलग रही एक आग थी जिसे बस एक चिंगारी की तलाश थी, एक ऐसा तूफान जो धीरे धीरे बन रहा था। सोचकर देखिए उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में क्या हाल था। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरफ बेचैनी थी। एक ऐसा गुस्सा था जो हर हिंदुस्तानी के दिल में दबी हुई चिंगारी की तरह था। तो आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सा ईंधन था जिसने इस आग को इतना भड़काया? चलिए एक एक करके इन कारणों को देखते हैं। सबसे पहले आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजी नाम है लेकिन मतलब सीधा सा था, हड़प नीति। ये लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी। इसके मुताबिक अगर किसी हिंदुस्तानी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। गोद लेने का जो रिवाज सदियों से चला आ रहा था उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और इस पॉलिसी ने तो जैसे आग लगा दी। एक के बाद एक सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर सब अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन गए। और हद तो तब हो गई जब अवध, जो अंग्रेजों का एक वफादार साथी था, उसे भी मिस गवर्नेंस यानी खराब शासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। लोगों का भरोसा टूट रहा था। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की। यहाँ तो समझिए खुली लूट मची हुई थी। नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ने किसानों की कमर तोड़ दी। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल उद्योग, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, बर्बाद कर दिया गया। और ऊपर से कंपनी के ऑफिशियल्स का भ्रष्टाचार। एक अंदाजा लगाइए, अकेले बॉम्बे में 20,000 से ज्यादा जागीरें छीन ली गई थीं। रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ खतरे में था। पर मामला सिर्फ जमीन और पैसे का नहीं था। अंग्रेज हिंदुस्तानियों को उनके ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज खुलेआम हिंदू और इस्लाम धर्म की आलोचना करते थे। सती प्रथा को खत्म करने जैसे सोशल रिफॉर्म्स को भी लोगों ने अपने धर्म में दखल अंदाजी माना। यहाँ तक कि नई टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे और टेलीग्राफ के बारे में अफवाह थी कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए है। लोगों को लगा कि ये हमला उनकी रोजी पर नहीं, उनकी पहचान पर है। और अब देखिए इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। जिस सेना के दम पर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, उस सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ ही सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा था। अंग्रेज सिपाही के मुकाबले कम तनख्वाह, प्रमोशन का कोई चांस नहीं, और तो और उन्हें समंदर पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उस वक्त कई लोगों के लिए धर्म के खिलाफ था। वो थे तो सिपाही, लेकिन उनसे बर्ताव गुलामों जैसा हो रहा था। तो बारूद पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी आई ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस यानी चर्बी वाले कारतूस के रूप में। हुआ ये कि ब्रिटिश सेना ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल। इसके कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। और जल्द ही ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी चोट थी जो सीधे दोनों समुदायों के ईमान पर की गई थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये आग बुझ गई, पर वो गलत थे। ये आग और भड़क गई। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। और अगली ही रात 10 मई को मेरठ में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। मेरठ से जो ज्वाला उठी थी वो जल्द ही पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, एक एक करके शहर इस क्रांति की आग में शामिल हो गए। ये अब सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं रहा था, ये एक जन विद्रोह बन चुका था। इस विद्रोह ने हिंदुस्तान को कई नए हीरो दिए। दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी।
कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इतिहास लिख रही थीं। यहाँ तक कि बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने भी तलवार उठा ली थी। और रानी लक्ष्मीबाई का वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त के लाखों हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज बन गया था। उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है। बेशक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। 1 साल के अंदर ही क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन इस हार के बावजूद 1857 ने हिंदुस्तान का इतिहास और भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसके बाद क्या बदला? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, यानी क्वीन विक्टोरिया के शासन में। गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसरॉय से बदल दिया गया और इंडियन आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि ऐसी बगावत दोबारा ना हो सके। तो ये साफ है कि विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। पर इसे याद कैसे किया जाए? एक मामूली सी बगावत की तरह या कुछ और? यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक तरफ हैं वो लोग जैसे जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान, जो इसे सिर्फ एक सिपॉय म्यूटनी यानी सिपाहियों का विद्रोह मानते हैं। उनका कहना है कि ये मिलिट्री तक ही सीमित था। लेकिन दूसरी तरफ वीडी सावरकर, अशोक मेहता और यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेंजामिन डिज़रायली जैसे लोगों ने इसे नेशनल अपराइजिंग यानी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। लेकिन आप इसे चाहे कोई भी नाम दे दें, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये हिंदुस्तानी इतिहास में शायद पहली बार था जब राजा, सिपाही और आम आदमी सब एक साथ एक आवाज में विदेशी शासन के खिलाफ खड़े हुए थे। 1857 की क्रांति भले ही अपने मकसद में उस वक्त कामयाब न हुई हो, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर गांधी, सुभाष और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के दिल में आज़ादी की मशाल जलाई। ये आज़ादी के दरवाजे पर पहली दस्तक थी। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये एक मिलिट्री फेलियर था या फिर एक नेशनल अवेकनिंग, एक ऐसी हार जिसने एक सोए हुए देश को जीतने का सपना दिखाया, एक ऐसा विद्रोह जो भले ही उस वक्त सफल न हुआ, लेकिन उसने एक राष्ट्र को हमेशा के लिए जगा दिया।